हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। चाहे आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन पेपर को करना है आपको। तो चलिए इसका सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आपका मैट्रिक्स में से है ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। कंडीशन आपको दी हुई है, ध्यान से देखिए। ए आई जे 1 कब होगा? जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। आई मतलब नंबर ऑफ रॉ और जे मतलब जेथ कॉलम, जिस भी नंबर का कॉलम है। यानी कि जब आई और जे रॉ का नंबर और कॉलम का नंबर सेम ना हो तो 1 होगा एलिमेंट, और जब आई और जे इक्वल होंगे तो 0 होगा। जब आई और जे इक्वल हो तो मीन्स वो क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट होता है ना। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर ए स्क्वायर हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के सिंबल्स को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स ए आई जे, तो अगर ये ऑर्डर 2 का है तो यानी इसके अंदर 2 रॉ और 2 कॉलम होनी चाहिए, है ना। तो 2 रॉ होनी चाहिए और 2 कॉलम होनी चाहिए, यानी 4 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, है ना। ऑर्डर 2 है तो एलिमेंट कितने होंगे? 4। A11 A12 A21 A22। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दी है? कंडीशन में देखो बोला है आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि देखो आई आगे वाले को कहते हैं और जे बाद वालों को कहते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब जैसे कि 1 2 में आई 1 है और जे 2 है ना। तो आई जे के इक्वल नहीं है ना। तो ये वाला एलिमेंट A12 या फिर 2 1 वाला जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो ये वाले एलिमेंट बनेंगे ना, इसमें आई नॉट इक्वल टू जे है ना। तो यानी कि ये एलिमेंट कितने आएंगे? अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। यानी ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और अगर आई जे के इक्वल है यानी कि इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट है, यानी आई बी 1 जे बी 1 आई 2 जे बी 2, है ना। तो यानी A11 और A22 ये क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ये कितना होंगे? 0 होंगे, ठीक है। तो कंडीशन समझ गए आप सिंबल फॉर्म में। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपको 0 गिवन है, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये 1 1 है। तो ये समझ जाओ, जब आई जे होता है तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं और आई नॉट इक्वल टू जे है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो अब ये ए मिल गया आपको, और आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, और इसको दोबारा से ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से ही मल्टीप्लाई, तो 2 बार लिख दोगे इसको। अब मल्टीप्लाई तो मैट्रिक्स ही करनी आपको आती होंगी। पहले इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगी, ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और बीच में प्लस। ये पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये एक एलिमेंट आ जाएगा। सेम ऐसी ये वाली रॉ की पहले इससे हुई, अब इससे होगी। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और इसका 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, तो ये सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी होगा। तो जब ये इससे होगा तो ये एक एलिमेंट आएगा, फिर ये जब इससे होगा तो ये दूसरा। अब ये हो गई ना दोनों रॉ से। अब इसकी टर्न, इस वाले को पहले इस वाले इस रॉ को इस कॉलम से करो मल्टीप्लाई। तो 1 0 0 और 0 1 0, एंड बीच में किसका साइन आता है? प्लस का। तो इसको इससे कर दिया, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ऐसे इसको जब इससे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 को 1 से करो और 0 को इस 0 से करो और प्लस, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लो। ये 1 1 1 हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएंगे दोनों, ये भी 0 ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा टोटल। एंड ये 1 1 जा 1 और ये 0, तो 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 0 0 1। इसको हम आई भी तो कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो वैसे तो ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है, अगर ये भी दिया होता तो ये भी ठीक होता। तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1, डी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये आप सिंबल फॉर्म समझ गए होंगे कैसे करते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट वाली ढूंढनी है आपको, ध्यान से देखिए, नॉट करेक्ट वाली। तो आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है
देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो आप इन्वर्स निकालने के लिए लगाते हो ना। अब अगर आपको इन्वर्स मैट्रिक्स का निकालना आता है तो ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करके। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा। ए इन्वर्स होता है आपका, ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स और उसको डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरे को ए इन्वर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट ए को यहाँ भेज दूँ तो एडजॉइंट ए किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए और ए इन्वर्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो यही वाली है ना, ए इन्वर्स। अगर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है तो डिटर्मिनेंट ए अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो ये एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो ट्रू है, तो आपको तो नॉट करेक्ट वाली ढूंढनी है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है, डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स अगर निकालते हो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, ठीक है। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का किसके बराबर होगा, ये देखो पूरे पे इन्वर्स है मतलब रेसिप्रोकल है ना। जब पावर -1 होती है तो ये उल्टा हो जाता है ना। तो यानी ये प्रॉपर्टी भी ठीक है आपकी। बी वाली, सी वाली ये भी आपने पढ़ी होगी। ए बी पे अगर इन्वर्स है तो ये इन्वर्स इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले बी आएगा और फिर बाद में ए आएगा मल्टीप्लाई में। बट ये वाला प्रॉपर्टी आपने इन्वर्स में नहीं पढ़ी है। ए प्लस बी पे अगर इन्वर्स लगाओ तो इस पर भी इन्वर्स आ जाए और इस पर भी इन्वर्स आ जाए, तो ये गलत है। हाँ, अगर ये ट्रांसपोज का साइन होता तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बट इन्वर्स में आपको ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि इस पे इन्वर्स और इस पे इन्वर्स लगा के दिखा दो। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा है ना आपसे, तो ये सारे तीनों तो ट्रू है आपके। ये सारी प्रॉपर्टी तो आपने इन्वर्स में पढ़ रखी है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। बट ये वाली इन्वर्स की प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, तो ये यानी कि नॉट करेक्ट वाली आपको ढूंढनी थी। तो डी ऑप्शन इसका नॉट करेक्ट में आएगा, ठीक है। यानी ये चीज़ इन्होंने इक्वल दी है जबकि ये नॉट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका नॉट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस आपको गिवन है ट्राइंगल के, उसका एरिया भी गिवन है आपको और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप 10th या 11th क्लास में होते हो तब तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, उससे आप सॉल्व कर लेते हो। बट यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको वर्टिसेस दिए होते हैं तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हो। तो वो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ ये जो वर्टेक्स दिए A1 B1 A2 B2 A3 B3 वो यहाँ रखने हैं और 1 1 1 1 और उसको डिटर्मिनेंट को लेके सॉल्व कर देना। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो हाफ वर्टेक्स A आपको दिया हुआ है -3 0, तो आपने यहाँ रख दिया। फिर सेकेंड वर्टेक्स 3 0 है, वो यहाँ रख देंगे। एंड थर्ड वर्टेक्स आपका 0 के है, 0 के। तो ऐसे A1 B1 A2 B2 A3 B3 A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये तीनों वर्टेक्स आपने रख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 1 1 और हाफ बाहर और इसके ऊपर डिटर्मिनेंट। तो इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ना दिया हुआ है क्वेश्चन में 9। अच्छा, आप ध्यान रखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट एरिया है ना, तो ये आंसर आपका प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। तो अगर आपको 9 भी दिया तो आप प्लस और माइनस दोनों लो इसको, ठीक है। अब आप इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा। ये पहले तो हाफ को चाहे तो अभी यहीं रहें, तो बाद में हम यहाँ भेज देंगे। तो ये हाफ, अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं हम, पहले मैं इस रॉ के लॉन्ग खोलना चाहती हूँ डिटर्मिनेंट को अगर, तो पहले ये -3 आप बाहर ले लोगे, इसकी रॉ और कॉलम को हाइड कर दो। ये कॉलम, ये वाला एलिमेंट बाहर लिया है ना आपने, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ हाइड कर दो और इनको क्रॉस कर दो। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाते हैं ना। तो ये तो सबको सॉल्व करना आता है। तो ये 0 1 0 और माइनस साइन और k × 1। फिर इसकी टर्न आती है, इसकी टर्न आई तो ये तो इसका साइन तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बट जब इसकी टर्न आती है तो साइन माइनस का हो जाता है। बट ये 0 है, तो 0 को मैं अगर बाहर ले भी लूँ और इसे हाइड कर दूँ इसके रॉ और कॉलम को, तो ये अगर करोगे भी आप 3 1 3 -1 × 0, तो बट बाहर तो 0 है ना, तो वो तो 0 ही बन जाएगा। तो इस 0 को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लस में आता है बट ये माइनस का साइन है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। बट ये माइनस में आता है बट ये 0 है, इसलिए
इसको हमें इसके रॉ और कॉलम को हाइड करके डिटरमिनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिटरमिनेंट आई होप सबको आता होगा सॉल्व करना, तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। अब फिर इसमें प्लस का साइन आएगा +1। अब इसका भी कॉलम और रॉ आपको हाइड करनी है, ठीक है। तो ये जो बचेगा ये वाला, ये चारों ये डिटरमिनेंट की तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी 2 वाला डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस करके। तो 3 × k 3k और 0 × 0 0 और बीच में माइनस का साइन। तो मेरे को मतलब ये आपको आता ही होगा डिटरमिनेंट सॉल्व करना, तो मैंने आपको डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अगर नहीं आता है तो जहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व किए हुए हैं तो वो वाली आप वीडियो देख लेना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इक्वल में +-9, बट 12th क्लास में हो तो आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब ये हाफ को आपने क्या किया, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा ना, तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 2 = 18, +- दोनों में आएगा। एंड इसको अंदर सॉल्व कर लो तो देखो -3, ये तो 0 बन गया, ये -k, तो -3 -k से वो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3k, मल्टीप्लाई में 2 माइनस है तो प्लस बन जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ये क्या है 3k - 0 यानी 3k, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3k ही आ जाएगा। अब ये 3k 6k, एक बार ये +18 के बराबर रख दो और एक बार -18 के, तो 6 के अगर 18 है तो k 3 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 6, ऐसे k यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो k की 2 वैल्यू आएगी +-। तो ध्यान रखना, आपको एरिया अगर एक प्लस में दिया है तो आप माइनस में भी रखो, ठीक है। तो ये आंसर +- दोनों में आ जाएगा k का। तो +-3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको यहाँ पे x <0 पे ये फंक्शन गिवन है एंड x < 0 पे फंक्शन 3 है, और आपको बोला है कि ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस एट x = 0 पे, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉन्टीन्यूटी के आपको फॉर्मूले अगर आते हैं तो क्या होता है कॉन्टीन्यूटी में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है। जैसे आप 11th में करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हो, दोनों इक्वल आती है तो आप बोलते हो ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट कॉन्टीन्यूटी में आपको ये दोनों बराबर आना चाहिए। उसके अलावा फंक्शन जिस वैल्यू पे हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं, 0 पे कर रहे हैं ना, x = 0 पे, तो फंक्शन एट 0 पे भी जो आएगा वो इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो ये कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन होती है। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको कॉन्टीन्यूटी चेक नहीं करनी है, आपको बोला है कॉन्टीन्यूस है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको देखो फंक्शन एट = 0 पे तो आपको दे ही रखा ना है। देखो x = 0 पे यहाँ फंक्शन f(x) होता है, तो x की वैल्यू किस पे रखनी है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई 0, तो x = 0 पे फंक्शन देखो x = 0 पे, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो x = 0 पे फंक्शन आपको दे रखा है 3, तो ये f(0) तो आपको दे ही रखा है 3, ठीक है। आपको सिर्फ या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है या राइट हैंड लिमिट, और उसको ना 3 के बराबर रख देना है कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 नहीं लोगे, 0 पे तो बोला कॉन्टीन्यूस है, तो आप 0 के लेफ्ट में लोगे 0 - h। तो 0 - h के लिए देखो x < 0 यहाँ पे है ना, तो 0 - h के लिए ये वाला फंक्शन लोगे, और 0 + h के लिए लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, वो तो दिया ही हुआ है 3, है ना। तो मैं लेफ़्ट के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि आपको एट f(0) पे तो डायरेक्ट वैल्यू पता ही है 3, है ना। तो आप या तो इसको इसके बराबर रख दो या इसको, तो एक ही लिमिट निकाल लो, या तो लेफ़्ट या राइट। हाँ, अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, जैसे इसमें तो k एक ही वेरिएबल है, तो आप एक ही बार इक्वल करके निकाल सकते हो। हाँ, अगर a और b 2 वेरिएबल होते हैं तो एक बार इसको इसके बराबर रखते हो और एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल के फिर इसको इसके बराबर रखते हो और 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन से। बट यहाँ पे आपको एक ही लिमिट लगा देनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या कहा है, x 0 - h पे ये 0 से कम है ना, कि x < 0, तो ये वाला फंक्शन ले लेना। तो k x की जगह 0 - h रख दो, एंड यहाँ भी x है तो 0 - h, और देखो मॉडुलस है। अब मॉडुलस का रूल आपको पता होगा, अगर x < 0 है ना, तो मॉडुलस x -x करके हटता है। अगर x की वैल्यू < 0 है तो जो मॉडुलस x होता है वो आपको उस क्या रिजल्ट देगा, -x, और अगर x की वैल्यू > 0 है तो मॉडुलस x का रिजल्ट क्या आता है, +x, ठीक है। तो ये डोमेन होता है, अगर ये तो ये रेंज, ये आपका रेंज आता है। अगर ये वाला डोमेन होता है तो ये रेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस का साइन हटाऊँ तो बाहर माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 - h होता है, और क्योंकि मॉडुलस हटा रहे हो आप, तो ये 0 लेफ्ट पे है ना, तो ये साइन कैसा ले देगा, माइनस का साइन देगा। अब ये देखो 0 - h अच्छा, लिमिट h → 0 चली जाती है, ये तो सबको पता होगा। अब
अगर मैं h को 0 यहाँ पुट कर देती हूँ तो ये 0/0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0/0। वो बनना नहीं चाहिए आपका, तो आपको इसको बनाने से रोकने के लिए इसको कैंसिल कर देना। तो ये कैंसिल हो गया, तो देखो -k आ गया। और कांस्टेंट पे लिमिट कुछ भी लगाओ, आपका आंसर कांस्टेंट ही आता है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करके -k आ गया। और फिर मैंने क्या कहा आपको, इसको इसके इक्वल रख देना, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो k की वैल्यू -3 आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द लाइन्स, एक लाइन आपको ये गिवन है वेक्टर फॉर्म में, दूसरी लाइन आपको ये दी हुई है और आपको बोला लेमडा एंड म्यू जो है ये म्यू है और ये लेमडा है, ये स्केलर्स है। ये तो आपको जब आप वेक्टर अच्छी तरह से कर लोगे तो वेक्टर, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है। ये एक लाइन की है, ये दूसरी लाइन की है। तो आपको पूछे ये लाइन्स कैसी है, कोइंसिडेंट है, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है। तो देखो ये लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है ना, उसको आपको याद रखना है किस फॉर्म में होती है। तो जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ लिया है उनके लिए तो इजी है, बट अभी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप जब पढ़ लोगे इसे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो कोई भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है, वेक्टर r = a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लेमडा भी कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये पूरा वेक्टर a है, फिर साथ में यहाँ लेमडा और ये वेक्टर b है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहली लाइन है तो इसमें a1 और b1 ले लो। ऐसे ये दूसरी लाइन है आपकी, ये वाली दूसरी लाइन है, तो वेक्टर r इसमें a1 वेक्टर की जगह a2 वेक्टर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे स्केलर म्यू है एंड ये b2। अब ये b1 और b2 क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होते हैं, जो लाइन को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, है ना। तो हमें ना इन डायरेक्शन वेक्टर को ही देखना है, इन दोनों को। अगर ये डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब 2/6, 3/9, 6/18। ये देखो प्रोपोर्शनल में है ना, 2/6 यानी 1/3 आएगा, 3/9 भी क्या आएगा? 1/3 आएगा, एंड 6/18 भी कितना आएगा? 1/3 आएगा। यानी कि ये जो भी इसका रेशियो 2/6, 3/9, 6/18, ये रेशियो सबका क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, 1/3 आ रहा है सबका रेशियो, है ना। 2/6 करोगे तो भी 1/3 आएगा, 3/9 करोगे 1/3, -6/-18 करोगे 1/3। तो जब भी ये रेशियो बराबर आते हैं, ये इस वाले एक वेक्टर को मत देखो, ए वेक्टर को नहीं, इन डायरेक्शन वेक्टर को देखना होता है। तो ये डायरेक्शन वेक्टर का अगर प्रोपोर्शन आ रहा है तो यानी कि b1 जो डायरेक्शन वेक्टर है b2 डायरेक्शन वेक्टर के सम लेमडा टाइम है, बट यहाँ लेमडा ऑलरेडी दे रखा है तो लेमडा की जगह कुछ और कांस्टेंट ले लो, k ले लो। तो ये k टाइम्स ऑफ b2 है ना। तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर ये वाला है लाइन ए का, पहली लाइन का दूसरी लाइन की डायरेक्शन के प्रोपोर्शन में है। तो यानी वेक्टर b1 जो है वो लेमडा या k टाइम्स है b2 का, यानी प्रोपोर्शन में है। तो जब भी प्रोपोर्शन में होता है तो ये पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, समझ आ गया। और अगर मान लो ये वाला भी इसके जैसा ही होता है एग्जैक्ट a1 और a2, तो फिर कोइंसिडेंट हो जाती, ठीक है। अभी कैसी है? पैरेलल। तो वैसे तो आपको ये देखने की खास ज़रूरत नहीं, इसी को देख लिया करो, b1 और b2 प्रोपोर्शन में है ना, तो यानी पैरेलल लाइंस है। और अगर b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट आप निकालते, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालते, अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं होते तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते। अभी तक जिन बच्चों को नहीं आते डॉट प्रोडक्ट तो वो सीख ही जाएंगे वेक्टर, जब सीख जाओगे आप अच्छी तरीके से। अदरवाइज़ हल्का सा बता देती हूँ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 को यानी आई वाले को आई कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, 2 6 2 को 6 से, जे वाले को जे वाले से, 3 × 9, फिर ऐसे के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ के वाला नहीं होता तो 0 से मल्टीप्लाई करते थे, तो -6 × -18। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, किसका? इसके डायरेक्शन का इसके डायरेक्शन के साथ डॉट निकालना होता है। तो कैसे निकाला? आई वाले के स्केलर का इसके स्केलर से आई वाले से ही करना है, 2 6 12, है ना। फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इसको इस जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस लगता है, बट ये माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस तो प्लस हट जाएगा, है ना। फिर ये मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस करोगे तो आंसर अगर ज़ीरो आता तो लाइंस ना ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती,
ठीक है। अभी क्योंकि ये 0 नहीं आएगा, ये तो मुझे दिख ही रहा है ये प्रोपोर्शन में है, तो पहले तो प्रोपोर्शन ही चेक कर लेना। तो अगर ये प्रोपोर्शन में तो लाइंस पैरेलल होगी, और अगर ये पैरेलल नहीं होती तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते, तो ये 0 आता तो लाइंस कैसी होती, परपेंडिकुलर होती। और अगर लाइन पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है तो फिर वो स्क्यू लाइंस होती है। क्या होती है? स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो इसका आंसर तो डी ऑप्शन है, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसकी डिग्री पूछी है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने डिग्री के और ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपका ऑर्डर एंड डिग्री वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लेना ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके अलावा प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वालों के लिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की वीडियो भी मैं डालूंगी, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लेना। उन क्वेश्चन पेपर्स को भी इंपॉर्टेंट है सारे ही, आपको इसके अलावा वो करना ही करने हैं। ठीक है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री की भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिटेल्ड वीडियो, एंड साथ में प्लेलिस्ट जो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगी उसको ज़रूर देख लेना। अब देखो इसमें मैं सिंपल डिग्री बता रही हूँ। तो ये आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें पावर क्या है? 3/2। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर ना फ्रैक्शंस में है या माइनस में है, तो आपको पहले उनके फ्रैक्शंस को सिंपल इंटीजर्स में लाना, प्लस इंटीजर्स में, माइनस भी नहीं प्लस इंटीजर में। तो ये फ्रैक्शन में है ना 3/2, तो इसको 3/2 को फ्रैक्शन से हटाने के लिए, यानी कि मुझे अगर फ्रैक्शन से कब हटेगा? जब ये नीचे का 2 हट जाए, है ना, ये हट जाए नीचे वाला, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 हटाने के लिए मुझे 2 से ही क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि ये 2 से 2 कट जाए। तो अगर मुझे ये 2 हटाना है नीचे वाला, नीचे जो भी नंबर है ना, मान लो 2 की जगह यहाँ नीचे 3 होता, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि ये कट जाता। अभी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मुझे इसकी भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और इधर की भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड, अगर 3 होता नीचे तो मुझे क्यूब लेना पड़ता दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 2 है तो नीचे वाले 2 को हटाना, तभी तो ये फ्रैक्शन हटेगा, तभी तो ऊपर वाला नंबर बचेगा सिर्फ, है ना। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए ये नीचे वाला नंबर हटाना है, तो ये 2 को हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दो इधर भी इधर भी। तो स्क्वायरिंग करूँगी तो ये 2 से, ये जब इसकी स्क्वायरिंग होगी तो ये 2 पावर जो आएगी वो इससे कट जाएगी, इस नीचे वाले 2 से, तो सिर्फ 3 पावर बचेगी। एंड इस पर स्क्वायरिंग लग जाएगी क्योंकि यहाँ तो कोई फ्रैक्शन नहीं था ना, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करी तो ये 2 हट गया, बट यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो ऑर्डर सबको पता होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो ये तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो एक ही सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसे कहते हैं। तो ये तो सिंगल वाला है और ये डबल वाला है, ये डबल वाला ना, तो ऑर्डर तो 2 है इसका, बट आपको ऑर्डर नहीं पूछा। अच्छा ऑर्डर 2 है ना इसका, जिसका ऑर्डर किससे आया? इससे आया, इससे आया ना ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 आया। तो इस ऑर्डर 2 पे जो पावर होती है, इस ऑर्डर 2 पे, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। अब ध्यान रखना, डिग्री हर बार डिफाइंड भी नहीं होती है, बट इस केस में तो डिफाइंड है। कब कब डिफाइंड नहीं होती? अगर ई के ऊपर आपका y की जगह dy/dx आ जाए, या लॉग के साथ यहाँ पे x की बजाय या y की बजाय dy/dx आ जाए, है ना। जब भी ऐसा कुछ होगा, लॉग x ना लिख के या y ना लिख के dy/dx लिख दिया, या e dy/dx, ई के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ई एक्स की जगह ई वाई की जगह dy/dx आ गया, या साइन का जो थीटा होता है उसको उसके अंदर dy/dx दे दिया। तो जब भी ऐसे कोई फंक्शन दिखेंगे आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसे वाले, या a के ऊपर x ना लेके dy/dx दे दिया, तो जब भी ऐसे कुछ होंगे इसके अंदर तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि जो जिससे आपने ऑर्डर निकाला ना, इससे निकाला, तो इस पर जो पावर होगी उसी को डिग्री कहेंगे। तो आपको डिग्री पूछा है क्वेश्चन में 2। कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको ऑर्डर और डिग्री का सम बोल देते, तो इनका टोटल करना होता है। कई बार इसका बोलते हैं ऑर्डर कौन बड़ा है दोनों में से, तो ऑर्डर बड़ा है कि डिग्री, तो आपको वो ध्यान देखना है जो भी कंडीशन आपको दी होगी। तो आपको डिग्री पूछी तो 2 आएगी इसकी, ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सिस्टम ऑफ लीनियर कंसंट्रेट्स आपको गिवन है, कॉर्नर पॉइंट आपको गिवन है, एंड जेड जो फंक्शन होता है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वो भी आपको गिवन है। कंडीशन पी और क्यू के लिए कि पी क्यू दोनों पॉजिटिव है। आपको कंडीशन ऑफ पी क्यू आपको निकालनी है, और आपको क्या दे रखा है, मिनिमम ऑफ जेड किस पे मिल रहे हैं, 3, 0 और 1, 1। आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट है और मिनिमम जेड कहाँ पे मिलेगा, इन 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो पहले तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए तो आप जेड सब कॉर्नर पॉइंट्स पे निकाल लोगे।
तो देखो आपको कॉर्नर पॉइंट LPP अगर आती है तो कॉर्नर पॉइंट आपको निकालने नहीं है, क्वेश्चन में दे रखे हैं ऑलरेडी, और आपको z फंक्शन भी दे रखा है। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, x और y है, ये x है ये y है। तो जहाँ जहाँ इस वाले z फंक्शन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, z फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये जो आते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, ठीक है, x एंड y, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है LPP में। ये जेड जो फंक्शन होता है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कई बार इसको पूछ लेते हैं क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z यहाँ पे हमें, अगर इस कॉर्नर पॉइंट को मैं 0 और 3 को किसकी जगह रखना है, ये x होता है y, तो यहाँ x और y की जगह हम ये 0 और 3 रखेंगे। तो p तो एज इट इज़, x की जगह 0, ऐसे q एज इट इज़, y की जगह कितना रखना है 3, तो ये 0p + 3q आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं ये वाला कॉर्नर पॉइंट रखूँगी 1 1, तो जहाँ पे x है वहाँ 1 रख दोगे इस पर, ठीक है, और p एज इट इज़ एंड y की जगह भी 1 रख दोगे और q एज इट इज़। ऐसे ही तीसरा वाला भी रख दो, 3x है और y 0 है, तो x की जगह तो 3 रख दिया और y की जगह 0 रख दिया। और आपको कंडीशन में क्या बोला है कि ये वाला और ये वाला 1 1 और 3 0, 1 1 और 3 0 ये मिनिमम पॉइंट है, तो यानी कि ये मिनिमम है ये दोनों, तो यानी z यहाँ पे भी मिनिमम है और यहाँ पे भी मिनिमम है। तो अगर ये दोनों ही मिनिमम है तो ये वाला z इस z के क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए ना। तो यानी कि p1 यानी p आ जाएगा और q1 q आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एंड p3 का मतलब 3p आ जाएगा और q0 का मतलब 0 आ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब p को एक तरफ कर लो तो 3p - p 2p, 2p बराबर q, आपको 2p बराबर q तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, आपको p बराबर q/2 दिया है, तो p यहीं रहेगा और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये p बराबर q/2 ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जब भी आपको कॉर्नर पॉइंट दिए हो तो आप इस z फंक्शन में रखोगे हर एक कॉर्नर पॉइंट को, और फिर कंडीशन आपको मिनिमम बोला है कि इन दोनों पे है, तो यानी ये दोनों ही अगर मिनिमम है तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी निकल जाएगी, तो बी आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ABCD एक रोम्बस है जिसमें डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे ई पे, आपको इसको फाइंड करना है, EA वेक्टर, EB वेक्टर, EC वेक्टर, ED वेक्टर किसके इक्वल होगा। तो देखो अगर ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस में आपको पता है, और साथ में बोला AC और BD जो डायगोनल है वो E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC डायगोनल और BD डायगोनल E पे काट रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए अगर ये एक रोम्बस है तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये AE EC के बराबर होना चाहिए, AE और EC बराबर होना चाहिए। बट आपको क्वेश्चन में ना EA और EC दिया है, तो आप देखो EA तो इधर जा रहा है इसकी डायरेक्शन और EC की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये है तो बराबर, ठीक है, ये डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, तो ये EA और EC क्या है, बराबर है, बट इसके मैग्नीट्यूड से बराबर है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ऐसा साइन लगाओ, ठीक है। तो EA वेक्टर और EC वेक्टर बराबर है, बट एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं ना, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, लेकिन EA वेक्टर EC के अपोजिट है, तो यानी EA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, -EC लिख सकते हो ना। सेम ऐसी EB वेक्टर इधर जा रहा है और ED वेक्टर इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये है तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर बट एक दूसरे के अपोजिट है, तो EB वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड हटा के वेक्टर लगाती हूँ तो ये माइनस होगा ED के। देखो जब मैग्नीट्यूड लगा रही हूँ तो ये बराबर है, बट अगर मैग्नीट्यूड हटा रही है मैग्नीट्यूड का साइन, तो ये EB वेक्टर इधर है और ED वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, दोनों की डायरेक्शन तो अलग है, तो EB वेक्टर ED वेक्टर की माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब इनको हम यूज़ करेंगे अपने इस वाले में, ठीक है। तो ये आपको ये फाइंड करना था, EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। आपने EA वेक्टर को एज इट इज़ लिख दिया, EB वेक्टर को भी एज इट इज़ लिख दिया। EC वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो EA वेक्टर और EC वेक्टर एक दूसरे के इक्वल तो है बट माइनस में है ना, तो EC वेक्टर को अगर मैं EA वेक्टर में लाना चाहती हूँ तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो, तो EC वेक्टर की जगह -EA वेक्टर लिख देंगे। ऐसे ED वेक्टर की जगह -EB वेक्टर लिख देंगे। EA वेक्टर से EA वेक्टर प्लस और माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 वेक्टर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 0 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर n द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है n के लिए, ठीक है। तो अब आपको देखो ये 0 to π डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी 0 to x लिमिट होती है तो आप क्या करते हो, x को रिप्लेस करते हो, x जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ पे आप देखो, ये मान लो अगर ये a से b पे
डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आप क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस करोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, ये ध्यान रखना। तो ए प्लस बी, यहाँ पे तो 0 प्लस पाई करूँगी तो पाई आ जाएगा, है ना। तो यानी कि एक्स को मैं रिप्लेस करूँगी ए प्लस बी यानी पाई माइनस एक्स से, ठीक है। तो अगर ये लिमिट ए से बी है तो आप पहले इन्हें प्लस करो और फिर माइनस एक्स करो। तो एक्स की जगह आप ये वाला पुट करोगे। तो यहाँ पे ए और बी कितना है, प्लस करके पाई आएगा, 0 प्लस पाई पाई माइनस एक्स, इसलिए एक्स को पाई माइनस एक्स रखा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपको। तो जब आप ऐसा करोगे तो जहाँ जहाँ एक्स होगा ना वहाँ पाई माइनस एक्स रख देना। देखो ये भी आई इंटीग्रेशन करना है और ये भी आई है, और जब आप रिप्लेस करोगे तब ये भी आई होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप पाई माइनस एक्स पुट करते जाओ। इधर भी एक्स है तो इधर भी पाई माइनस एक्स रखते जाओ। अब आपको पता है साइन पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट में, आपको रूल पता है क्वाड्रेंट का, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो साइन ही होता है ना, साइन एक्स ही आ जाता है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन एक्स ही आ जाएगा, और स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स, एक्स साइन एक्स होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। और कॉस पाई माइनस एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है ना, तो ये कॉस क्यूब, ये भी एज इट इज, और एक्स कॉस क्यूब पाई माइनस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये तो एज इट इज़, बट माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए माइनस बाहर भेज दिया। अब आपको दिख रहा है कि एफ एक्स हमने रिप्लेस किया था पाई माइनस एक्स से। जब मैंने एफ एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो मुझको जो एफ एक्स मिला तो एफ एक्स ही, देखो यही वाला एफ एक्स लिया था ना हमने, यहाँ पे ये जो एफ एक्स है वही एफ एक्स यहाँ भी आया है, बस नेगेटिव में आया। तो जब भी एफ एक्स में मैंने पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो मुझे जो एफ एक्स मिला वो एफ एक्स तो मिला, बट उसमें से बाहर क्या मिला, माइनस बाहर मिला। तो अगर मैंने एफ एक्स को ये वाली लिमिट से रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से तो मुझे एफ एक्स वापस मिला, सेम टू सेम यही वाला, सेम टू सेम मिला, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जब भी ऐसा होता है ना तो ये एफ एक्स में मैं ये वाली लिमिट रखती हूँ और वो माइनस एफ एक्स मिल जाए तो जो इंटीग्रेशन एफ एक्स का आता है वो 0 आता है। तो आप सीधा ही लिख दो ये माइनस एफ एक्स है और इंटीग्रेशन है तो ये 0 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए निकालनी है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो देखो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको दिख रहा है ए मैट्रिक्स, कुछ दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट इसके 0 0 है। तो आप ना इस मैट्रिक्स को वैसे तो चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे किसी भी मैट्रिक्स को, इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, ये ब्रैकेट को आप ऐसे लाइन से और फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो एक्सपैंड करके, है ना, वैसे भी कर सकते हो। बट आपको यहाँ दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 0 है, और ये जो और एलिमेंट है ना वो देखो ये वाला एलिमेंट इसके जैसा है, ये वाला एलिमेंट इसके जैसा है, ये वाला एलिमेंट इसके जैसा है। तो आप इसे ना चेक कर लो, क्या पता ये मैट्रिक्स ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक में डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के वो ना 0 होते हैं, और ये सारे देखो एलिमेंट एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप ये ए मैट्रिक्स जो दिया है ना, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप ना उसका ट्रांसपोज निकाल लो। और ट्रांसपोज निकालना तो सबको इजीली आता होगा, जो इसकी रॉ है ना इस मैट्रिक्स, इस रॉ को कॉलम में चेंज कर दो, यानी ये ऐसे लिखिए तो ऐसे लिख दो, तो 0 यहाँ आ जाएगा, ये 2x - 1 यहाँ आ जाएगा, यानी ये ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, ठीक है, 0 2x - 1 √x, फिर ऐसे इसको भी आप ऐसे लिख दो, इसको भी आप ऐसे लिख दो। अब आप क्या देखोगे, जब आप ट्रांसपोज करोगे ना, ट्रांसपोज करने का मतलब जो इसके रॉ है उसको आपने कॉलम में बदल दिया, यानी कि ए आई, ट्रांसपोज का मतलब समझ गए, AIJ AJI कर देते हैं, यानी जो रॉ था वो कॉलम बन जाएगा और जो इसका कॉलम था वो इसका रॉ बन जाएगा, तो उसका मतलब ट्रांसपोज होता है। और अगर AIJ AJI के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज का मतलब तो सिर्फ AIJ बराबर AJI, बट अगर नेगेटिव के बराबर आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि सारे देखो ए ट्रांसपोज बिल्कुल ए के जैसा ही आया है, 0, यहाँ पे 2x - 1 है, यहाँ पे बस 1 - 2x आ गया, फिर ये एज इट इज़ आया, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट ए ट्रांसपोज ए के जैसा ही आया, बस साइन माइनस, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया,
इसमें भी देखो ये प्लस का था ये माइनस का था, अब यहाँ पे ये प्लस हो गया ये माइनस, तो यानी सब कुछ वैसा ही आया ए, बट नेगेटिव ए आया है। ए ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव ए आता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और आपको दिख रहा है स्क्यू सिमेट्रिक का ऑर्डर क्या है, ये देखो 3 रॉ है इसमें और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। तो जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर ऑड होता है ना, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। तो आप बिना इसको एक्सपैंड किए भी आप चेक कर लो ये स्क्यू तो नहीं है, क्योंकि दिख रहा है मुझे कंडीशन से 0 0 दिख रहे हैं और ये मिलते जुलते दिख रहे हैं, है ना। तो ये नेगेटिव ए आ रहा है, तो यानी ये स्क्यू है। और ये ऑर्डर ऑर्डर का है, ऑड का मतलब इसका ऑर्डर 3 × 3 है, ऑड है ना। अगर 2 × 2 होता है तो इवन ऑर्डर होता है, बट ये 3 × 3 आ रहा है, तो ये ऑड ऑर्डर है। ऑड ऑर्डर का जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने पे 0 आता है, तो आप सीधा ही इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट ये 0 आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके आगे की क्वेश्चन 11 से 20 हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पेन के साथ, मतलब सिर्फ देखिए मत, अपने आप इसको लिख के अपने आप रिवीजन कीजिए इसकी, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो। बाकी जो टॉपिक्स की डिटेल वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट की वीडियो को ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी। और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके CBSE बोर्ड या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको आपके CBSE बोर्ड से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, सैम्पल पेपर के सोल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है। जो फाइनल ईयर की क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको उनका सबका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को।